अब बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। सीएम अशोक गहलोत आज दोपहर दिल्ली पहुंचे। माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने कल कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है और इसी बैठक में हिस्सा लेने के लिए सीएम गहलोत दिल्ली पहुंचे हैं। कल होने वाली मुख्यमंत्रियों की बैठक में कांग्रेस के हार के कारणों और आगे की रणनीति पर मंथन होगा। तो अभिषेक आढ़ा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और अधिक जानकारी देने के लिए। अभिषेक, जानना चाहेंगे आपसे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो वहां पहुंच चुके हैं। कल जो मुख्यमंत्रियों की बैठक है कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, कितना अहम है ये बैठक जिस तरीके से कांग्रेस में उथल पुथल मची है उसको देखते हुए? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, अशोक गहलोत जो पहुंचे हैं दिल्ली, ये कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। और राहुल गांधी जब कल कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक करेंगे तो एक मोटे तौर पर ये तस्वीर उभर कर साफ होगी। ये तस्वीर साफ होगी किस तरीके से कांग्रेस का आगे भविष्य रहने वाला है, कांग्रेस के तरीके से जो कांग्रेस की कमान किन हाथों में दी जाने वाली है। निश्चित रूप से जो राहुल गांधी की नाराजगी है, जैसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मेरे इस्तीफे के बाद भी किसी ने इस्तीफे की पेशकश नहीं की, और उस बाद में लगातार इस्तीफों की झड़ी लग गई थी। करीब 150 के आसपास इस्तीफे कांग्रेस में हो चुके हैं। और जिस तरह की उथल पुथल मची है उसमें जो कांग्रेस के पास में बचे कुचे जो स्टेट हैं, कर्नाटक, पंजाब, पांडिचेरी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो उनके मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक करना, और वो भी उस सूरत में जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की उन राज्यों में सरकारें होने के बावजूद वो प्रदर्शन कांग्रेस नहीं कर पाई है जिसकी कांग्रेस को उम्मीद थी। और अगर राजस्थान और बात करें मध्य प्रदेश की, तो लगभग सुपड़ा साफ होने वाली दोनों ही राज्यों में स्थिति बन गई थी। राजस्थान की कोई भी सीट कांग्रेस जीत नहीं पाई थी, मध्य प्रदेश में भी तकरीबन यही स्थिति रही थी। लेकिन अब जो कल बैठक होगी उसमें राहुल गांधी अपना मैंडेट जरूर देंगे कि आगे कांग्रेस को किस तरीके से चलाना है। जिस तरीके से वो एक जिद पर अड़े हैं कि वो अब कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहना चाहते, उस पर भी जो सीएम पहुंच रहे हैं उनसे मंत्रणा की जाएगी। जी बिल्कुल, ये बेहद अहम बैठक भी दिख रही है क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस में स्थितियां बनी हैं हार के बाद। और एक और चीज अभिषेक, जो खबरें सामने आई, जिन लोगों ने इस्तीफे सौंपे हैं, कोई उस तरीके का बड़ा नाम नहीं रहा है जिसने इस्तीफा दिया हो। क्या इन चीजों पर भी राहुल गांधी की नजर रहेगी? बिल्कुल रहेगी राहुल गांधी की नजर, क्योंकि अब तक जो भी इस्तीफे हुए हैं उसमें जो सबसे बड़ा अगर हम कहें तो कुछ प्रदेश अध्यक्षों का इस्तीफा हुआ है, और उसके अलावा सचिव स्तर के लोग हैं, उससे कम जो हैं वो लोग हैं। और अब जब एक बार यूथ कांग्रेस और एनएसवाई इस तरीके से कोशिश कर रही है कि जो बड़े और वरिष्ठ नेता हैं वो उनके द्वार तक जाकर ये अपील करेगी कि जब युवा नेता इस्तीफा दे रहे हैं तो वो भी अपना इस्तीफा दें, जो सीनियर लीडरशिप है उस तक जाके। लेकिन हालांकि अभी ये ऐलान करने के बाद में भी अभी कहीं यूथ कांग्रेस और एनएसआई का इस तरीके का प्रदर्शन तो देखने को नहीं मिला है। लेकिन जहां तक इस्तीफे की बात है तो राजस्थान से अभी तक किसी ने इस्तीफे की पेशकश नहीं की है। जो इस्तीफे की पेशकश की गई थी वो भी बिल्कुल अभिषेक, तो जो सीनियर लीडर्स हैं, तो ऐसा साफ तौर पे अब लग रहा है कि जो सीनियर लीडर्स हैं उन्हें भी जिम्मेदारी लेनी होगी। जिस तरीके से राहुल गांधी फिलहाल कल उन्होंने बैठक बुलाई है, देखना अहम होगा कि इस बैठक में क्या कुछ होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। सीएम अशोक गहलोत ने छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन की 5वीं और 6ठी इकाई का लोकार्पण कर बारा को बड़ी सौगात दी है। इन इकाइयों में बिजली उत्पादन के बाद इस पावर प्लांट की कुल क्षमता 2320 मेगावाट हो गई है। सीएम अशोक गहलोत की बारा को बड़ी सौगात, छबड़ा थर्मल पावर की 5वीं और 6ठी इकाई का लोकार्पण। 2320 मेगावाट हुई बिजली उत्पादन की क्षमता। पावरफुल राजस्थान। सीएम अशोक गहलोत ने बारा के छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन की 5वीं और 6ठी इकाई का लोकार्पण किया। यहाँ 250 मेगावाट क्षमता की 4 इकाइयां पहले से ही बिजली उत्पादन कर रही हैं। अब सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित 660 मेगावाट की 5वीं और 6ठी इकाई के विद्युत उत्पादन शुरू करने के साथ इस पावर प्लांट की कुल क्षमता
2320 मेगावाट हो गई है। इससे न केवल राज्य की बिजली मांग की पूर्ति होगी, बल्कि प्रदेश बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। इस मौके पर सीएम ने कहा कि बिजली विकास का आधार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है, बस डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार की जरूरत है। बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन मजबूत हो, उसकी शिकायत आती रहती है। बिजली उपलब्ध है, उसके बावजूद भी कई बार गांव में या शहर में ट्रिपिंग होती है, बिजली की कटौती होती है, उसकी शिकायत लगातार आती रहती है। अभी मैंने और कल्ला जी ने 10-12 दिन पहले मीटिंग ली थी इस काम को लेके ही, और ये प्रयास करें कि ये हमारा तंत्र जो मजबूत बना है वो मजबूत बनेगा, उसको और मजबूत बनाए, जिससे कि जब बिजली उपलब्ध है तो उसका लाभ सबको मिलेगा, तब उसका वितरण जो है वो मजबूती के साथ होगा। गांव तक, ढाणी तक, कुएं तक, उद्योगों तक और आम लोगों तक, उन्हें घरों में जाएगा, छात्र पढ़ सकेंगे, तकलीफ नहीं होगी छात्रों। ये प्रयास हमारा जारी है, उम्मीद करता हूँ उसमें अवश्य सुधार होगा। लोकार्पण समारोह में ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला, खनन मंत्री प्रमोद भाया जैन, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। इन दोनों इकाइयों में बिजली उत्पादन शुरू होने से 78 लाख नए उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया जा सकेगा। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री ने इस परियोजना में अहम भूमिका निभाने वालों को धन्यवाद दिया। बिजली के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में अभिवृद्धि की है और ये लोकार्पण जो हुआ है, इससे हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सन 2021 तक निश्चित रूप से हम आत्मनिर्भरता की ओर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इसके साथ बिजली के क्षेत्र में सरप्लस स्टेट के रूप में साबित होंगे और इसके आगे की योजनाओं को भी हम उनके नेतृत्व में बनाने का काम कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर खास तौर से उन इंजीनियर्स को, L&T को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रात दिन एक कर इस काम को अंजाम देने में पूरा सहयोग दिया। बिजली का उत्पादन किसी भी प्रदेश या समाज के विकास का आधार है। कृषि, उद्योग, व्यापार, शिक्षा और कोई क्षेत्र, कोई भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में छबड़ा थर्मल पावर की इन इकाइयों से बिजली उत्पादन शुरू होने के बाद निश्चित रूप से राजस्थान पावरफुल होगा। न्यूज़ 18 के लिए 12 से शाकिर अली की रिपोर्ट। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उदयपुर से यह खबर है जहां पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का विरोध किया गया है। भिंडर में जनता सेना के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया। गुलाब चंद कटारिया को काले झंडे भी दिखाए गए हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। कटारिया वापस जाओ के नारे लगाए गए हैं। पुलिस ने जनता सेना के कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ दिया है। सतीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पे और अधिक जानकारी देने के लिए। सतीश, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? देखिए अभिषेक, उदयपुर जिले के भिंडर का यह पूरा मामला है, जहां पर चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट से जीतने के बाद पहली बार आज भिंडर भाजपा की ओर से सांसद सीपी जोशी का सम्मान समारोह का आयोजन था। इसी दौरान जो जनता सेना के कार्यकर्ता हैं वो गुलाब सिंह कटारिया का विरोध करने के लिए भिंडर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और इसी बीच जब तेज बारिश हो रही थी और लगातार लोग जो हैं गुलाब चंद कटारिया का विरोध कर रहे थे, इसी दौरान जनता सेना के कार्यकर्ता काले झंडे लेकर वहां पहुंचते हैं और पुलिस को उनको खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ता है। हालांकि पुलिस की एक सफलता रही कि उन्होंने तमाम जो कार्यकर्ता थे जो हुड़दंग वहां पर मचा रहे थे उन लोगों को वहां से हटा दिया और उसके बाद में ये कार्यक्रम जो है सफलतापूर्वक हो पाया है और सीपी जोशी के सम्मान समारोह का कार्यक्रम वहां पर हो पाया है। चलिए, बहुत शुक्रिया सतीश फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर ये कि गुलाब चंद कटारिया को उदयपुर में काले झंडे दिखाए गए और उनका विरोध किया गया। बीजेपी विधायकों ने एक बार फिर गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री और अजमेर विधायक वासुदेव देवनानी और चौमू विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि विधानसभा में मंत्री जवाब देने से बच रहे हैं और स्पीकर और मंत्रियों के बीच हालात तनावपूर्ण हैं। कांग्रेस में चल रही इस खींचतान से प्रदेश में विकास ठप हो गया है। रूप से हम सबके लिए भी एक बड़ी पीड़ादायक और आश्चर्यजनक बात थी कि सत्ताधारी दल ने
इस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण की कि अध्यक्ष को अपनी कुर्सी से उठ कर के जाना पड़ा। जब उन्होंने मंत्री महोदय को व्यवस्थित अपनी बात रखने के लिए कहा और मंत्री लगातार उनके भी अनुशासन में नहीं रहे, इससे व्यथित होकर के उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ी। ये एक तरह से अध्यक्ष का और लोकतंत्र का अपमान है। मैं समझता हूँ कि सत्ताधारी दल को इस पर विचार करना चाहिए। राहुल गांधी जी का कहना भी कोई नहीं मानता, सिर्फ राहुल गांधी जी से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी की भावनाओं के अनुसार वो देना नहीं चाहते, और जिनकी देने की भावना नहीं है, समाज उत्थान की भावना नहीं है, समाज सेवा की भावना नहीं है, वो कुछ कर भी नहीं सकते। और मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से 2 पावर सेंटर डेवलप हुए हैं, हर कोई व्यक्ति एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, उसी के अंदर सरकार अपना समय व्यतीत कर रही है। मेरे ख्याल से इस समय एक दूसरे के मंत्री को नीचा दिखाने के लिए या सरकार एक दूसरे के टांग खिंचाई करने के बजाय जनता के कामों की ओर ध्यान दे, तो मेरे ख्याल से उसका हित भी होगा। खबर जोधपुर से है, जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज मथुरा दास माथुर अस्पताल पहुंचे और जसोल हादसे के पीड़ितों से मुलाकात कर हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं शेखावत ने कहा कि पीड़ितों को संवेदना, सहायता और सहानुभूति की आवश्यकता है। शेखावत ने हादसे के बाद समाज के सभी लोगों के सहयोग और व्यवस्था को संभालने की सराहना की। साथ ही शेखावत ने सरकार द्वारा घायलों को 2 लाख रुपए तक सहायता राशि देने की घोषणा पूरी नहीं होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं शेखावत ने सरकार से अपनी घोषणा पूरी करने को कहा। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को पीड़ितों की सहायता करने के निर्देश भी दिए। रामकथा के समय में जिस तरह से प्राकृतिक हादसे के कारण से इतने सारे लोगों को की जान चली गई और लगभग 6-7 लोग आज भी अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन जिस तरह से समाज के सब लोगों ने खड़े होकर के इस समय में सहयोग किया, व्यवस्थाओं को संभाला, ये निश्चित रूप से मारवाड़ की अपनायत, मारवाड़ की रीति प्रीति इसकी परिचायक है। जो कुछ भी हुआ है उसकी जांच अवश्य होनी चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये समय ऐसा है, इस समय में संवेदना, सहानुभूति और सहायता, इन तीनों को प्रमुखता के साथ में लिया जाए। कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला पहली बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। ऐसे में प्रदेश को बिरला के लोकसभा स्पीकर बनने का यह गौरव मिला है। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र कोटा आ रहे हैं। बिरला 6 जुलाई को कोटा एजुकेशन सिटी पहुंचेंगे। लोकसभा अध्यक्ष बिरला के पहली बार कोटा आने पर उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं में इसको लेकर उत्साह है। कार्यकर्ता उनके आगमन को लेकर तैयारियों में जुटे हैं। 6 तारीख को जो हमारा एक गर्व का हमें एक अनुभूति हो रही है कि राजस्थान के मूल के प्रथम बार कोई लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कोटा को ये सम्मान मिला है। ओम जी बिरला को राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो सम्मान दिया है, उसके लिए पहली बार इस पद पर पहुंचने के बाद में माननीय ओम जी बिरला कोटा जयपुर से हवाई मार्ग से दिल्ली से चल के जयपुर आएंगे और वहाँ से 9 बजे रवाना होकर 10 बजे चाकसू, 11 बजे निवाई, 12 बजे टोंक, 2 बजे देवली, 3 बजे हिंडोली, 4 बजे बूंदी और 5 बजे उनका कोटा में प्रवेश होगा। नरेंद्र मोदी ने दोबारा पीएम बनने के बाद पहली बार मन की बात की है। इस दौरान उन्होंने आपातकाल, जल संरक्षण, लोकसभा चुनाव और योग दिवस के मुद्दे पर बात की। पीएम मोदी ने जल संरक्षण के लिए लोगों से जनशक्ति फॉर जल शक्ति हैशटैग का उपयोग करते हुए अपने कंटेंट को अपलोड करने का आह्वान किया। साथ ही पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों में जल संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की। पीएम मोदी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों की सक्रिय भागीदारी के लिए उनका धन्यवाद भी किया। कर गया था। समस्याओं का तो वर्णन करते ही है, लेकिन ये भी विशेषता है कि साथ साथ समाधान का भी कुछ न कुछ सुझाव, कुछ न कुछ कल्पना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में प्रकट कर देते हैं। अगर कोई स्वच्छता के लिए लिखता है तो गंदगी के प्रति उसकी नाराजगी तो जताता है, लेकिन स्वच्छता के प्रयासों की सराहना भी करता है।
कोई पर्यावरण की चर्चा करता है तो उसकी पीड़ा तो महसूस होती है, लेकिन साथ साथ उसने खुद ने जो प्रयोग किए हैं वो भी बताता है, जो प्रयोग उसने देखे हैं वो भी बताता है, और जो कल्पनाएं उसके मन में है वो भी चित्रित करता है। यानी एक प्रकार से समस्याओं का समाधान समाज व्यापी कैसे हो, इसकी झलक आपकी बातों में मैं महसूस करता हूं। मन की बात देश और समाज के लिए एक आईने की तरह है। यह हमें बताता है कि देशवासियों के भीतर अंदरूनी मजबूती, ताकत और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और आश्चर्य होगा कि साल भर में वर्षा से जो पानी प्राप्त होता है उसका केवल 8% हमारे देश में बचाया जाता है, सिर्फ 8%। अब समय आ गया है इस समस्या का समाधान निकाला जाए। मुझे विश्वास है हम दूसरी और समस्याओं की तरह ही जन भागीदारी से, जनशक्ति से 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य, सहयोग और संकल्प से इस संकट का भी समाधान कर लेंगे। अब उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा था, राजनेताओं तक सीमित नहीं रहा था, जेल के सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया था। जन जन के दिल में एक आक्रोश था, खोए हुए लोकतंत्र की एक तड़प थी। दिन रात जब समय पर खाना खाते हैं तब भूख क्या होती है इसका पता नहीं होता है, वैसे ही सामान्य जीवन में लोकतंत्र के अधिकारों की क्या मजा है वो तो तब पता चलता है जब कोई लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लेता है। आपातकाल में देश के हर नागरिक को लगने लगा था कि उसका कुछ छीन लिया गया है, जिसका उसने जीवन में कभी उपयोग नहीं किया था वो भी अगर छीन गया है तो उसका एक दर्द उसके दिल में था। और ये इसलिए नहीं था कि भारत के संविधान ने कुछ व्यवस्थाएं की हैं जिसके कारण लोकतंत्र पनपा है। समाज व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की भी जरूरत होती है, कायदे कानून नियमों की भी आवश्यकता होती है, अधिकार और कर्तव्य की भी बात होती है। लेकिन भारत गर्व के साथ कह सकता है कि हमारे लिए कानून नियमों से परे लोकतंत्र हमारे संस्कार है, लोकतंत्र हमारी संस्कृति है। भारत में 2019 के लोकसभा चुनाव में 61 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट दिया, 61 करोड़। यह संख्या हमें बहुत ही सामान्य लग सकती है, लेकिन अगर दुनिया के हिसाब से मैं कहूं, अगर एक चीन को हम छोड़ दें तो भारत में दुनिया के किसी भी देश की आबादी से ज्यादा लोगों ने वोटिंग किया था। जितने मतदाताओं ने 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट दिया उनकी संख्या अमेरिका की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है, करीब दोगुनी है। भारत में कुल मतदाताओं की जितनी संख्या है वह पूरे यूरोप की जनसंख्या से भी ज्यादा है। यह हमारे लोकतंत्र की विशालता और व्यापकता का परिचय कराती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा, बुके नहीं बुक। मेरा आग्रह था कि क्या हम स्वागत सत्कार में फूलों के बजाय किताबें दे सकते हैं। तब से काफी जगह लोग किताबें देने लगे हैं। मुझे हाल ही में किसी ने प्रेमचंद की लोकप्रिय कहानियां नाम की पुस्तक दी। मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि बहुत समय तो नहीं मिल पाया, लेकिन प्रवास के दौरान मुझे उनकी कुछ कहानियां फिर से पढ़ने को मौका मिल गया। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में समाज का जो यथार्थ चित्रण किया है, पढ़ते समय उसकी छवि आपके मन में बनने लगती है। उनकी लिखी एक एक बात जीवंत हो उठती है। सहज सरल भाषा में मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने वाली उनकी कहानियां मेरे मन को भी छू गई। उनकी कहानियों में समूचे भारत का मनोभाव। वहीं आज मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अक्षरा लाइब्रेरी का जिक्र किया। आखिर ये लाइब्रेरी में क्या खास है और लाइब्रेरी से पीएम का क्या खास लगाव रहा है, चलिए आपको बताते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। करीब 4 महीने बाद पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए जनता से संवाद किया। अपने संबोधन में पीएम ने चुनाव, आपातकाल, जल संरक्षण और योग पर बात की। इसी के बीच प्रधानमंत्री ने उस वीरान पुस्तकालय की भी बात की जो केरल के घने जंगल में स्थित है। तभी किसी मीडिया में मैं केरल की अक्षरा लाइब्रेरी के बारे में पढ़ रहा था।
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लाइब्रेरी इडुक्की के घने जंगलों के बीच बसे एक गांव में है। यहाँ के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक पी.के. मुरलीधरन और छोटी सी चाय की दुकान चलाने वाले पी.वी. चिन्नाथम्पी, इन दोनों ने इस लाइब्रेरी के लिए अथक परिश्रम किया है। एक समय ऐसा भी रहा जब गट्ठर में भरकर और पीठ पर लाद कर यहाँ पुस्तकें लाई गई। आज ये लाइब्रेरी आदिवासी बच्चों के साथ हर किसी को एक नई राह दिखा रही है। आपने सुना किस तरह केरल के घने जंगल में पुस्तकालय है और किताबें लोग आकर ले जाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। दरअसल अगर गौर फरमाए तो ये अजूबे से कम नहीं, या उस शख्स का हट है जो विपरीत हालात में भी मंजिल पाने की हिम्मत रखता है। शिक्षक पी.के. मुरलीधरन और चाय बेचने वाले चिन्नाताम्बी की जिजीविषा न हारने का जज्बा और हालात से लड़कर मुकाम बनाने का जज्बा ही है जो जंगल में शिक्षा का दीप जलाने का मादा रखता है। दरअसल ये लाइब्रेरी इडामलाकुडी के पहाड़ी रास्तों के बीच स्थित है, जहां मुथावन नाम की सिर्फ एक आदिवासी समूह का निवास है। इस पुस्तकालय में साहित्यिक रचना, कालजयी रचना और राजनीतिक किताबों का संकलन है। इस लाइब्रेरी से जुड़ने के लिए एक बार का शुल्क 25 रुपये और मासिक शुल्क 2 रुपये है। किसी किताब को लेने में कोई और शुल्क नहीं लगता है। इस जंगल में उच्च कोटि का साहित्य फल फूल रहा है, जिसे आदिवासी समुदाय बहुत चाव से पढ़ते हैं। मुरलीधर चिन्नातम्बी जंगल में शिक्षा का प्रकाश फैला रहे हैं और उन लोगों को पढ़ने का साधन मुहैया करा रहे हैं जो आज के इस इंटरनेट के जमाने में बहुत पीछे हैं। पीएम मोदी खुद पढ़ने लिखने के शौकीन हैं। उनकी लाइब्रेरी में 25,000 से ज्यादा किताबें हैं। खुद पीएम 13 किताबों को लिख चुके हैं। उनके शानदार और लाजवाब भाषणों में उनकी लाइब्रेरी में मौजूद किताबों का बहुत बड़ा योगदान है। जाहिर है, पढ़ने लिखने के शौकीन पीएम मोदी केरल के जंगल में बनी लाइब्रेरी का जिक्र करने से कैसे पीछे हटते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।